हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सारे हमारे एसएसटी के रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करेंगे क्वेश्चन को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन 1, सत्यकाम जाबाल की कथा उल्लेखित है। जो ये सत्यकाम जाबाल है, इनकी कथा उल्लेखित है। किस लिए उल्लेखित है? तो इसका आंसर रहेगा छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा उल्लेखित है। और ये जो सत्यकाम जाबाल थे, ये कौन थे? ये एक वैदिक ऋषि थे। कौन थे? एक वैदिक ऋषि थे और महर्षि गौतम के शिष्य थे। ये जो थे, ये एक ऋषि थे। कौन से ऋषि थे? वैदिक ऋषि थे, वैदिक ऋषि। ठीक है, और किसके शिष्य थे? और ये महर्षि गौतम के महर्षि गौतम के शिष्य थे। महर्षि गौतम, ठीक है, इनके शिष्य रहे हैं। और इनकी जो कहानी है वह जाति, समुदाय, धर्म और परिवार की बाधाओं को पार करने का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, जाति, जो धर्म है और परिवार, उनमें जो भी बाधाएं आती हैं उनको पार करने का एक बेहतरीन उदाहरण इनकी जो है कथाएं हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष को पहचानिए। तो हमारे जो संविधान सभा है, इसके उपाध्यक्ष की बात की है। तो दो ही उपाध्यक्ष रहे हैं। दोनों के नाम अगर आपको पता है तो आप इजीली इनमें से फाइंड आउट कर लोगे। तो इनमें से जो दो रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? वे रहे हैं H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। तो ये दोनों रहे हैं हमारे क्या? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर रहेगा। याद कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है और ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। हमेशा ये ऐसे ही रहेंगे और किसी भी पेपर में रिपीट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप किसी TGT लेवल पर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये किसी भी लेवल पर आ सकती है, क्योंकि आपको पता है SST आपके हर एक पेपर में पूछी जाती है। तो 92 का क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा D रहेगा, B और C। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं वो करवा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर पाएंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। अगर हम उनको कर लें तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और उस टॉपिक का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ उपाध्यक्ष की बात की तो दोनों नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए कि क्योंकि भारत की संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष हैं वे दो हैं। क्या है? मुखर्जी और कृष्णामाचारी। और अगर पूछ लिया जाए पहले अध्यक्ष की बात कर ले, पहले, ठीक है, पहला अध्यक्ष कौन रहा है? पहला अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन रहे हैं? पहले डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, ये रहे हैं पहले हमारे अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। पहले अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद। और अगर पूछ लिया जाए स्थायी अध्यक्ष कौन रहे हैं? स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष पहले रहे हैं। पहले अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद, स्थायी अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन रहे हैं? संवैधानिक सलाहकार कौन? संवैधानिक सलाहकार, तो ये रहे हैं B.N. राव। ठीक है, B.N. राव रहे हैं संवैधानिक सलाहकार। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और संविधान सभा के जो गठन की सिफारिश थी वो किसने की थी? ये क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन ने की थी। किसने? कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने इसकी सिफारिश की थी संविधान सभा के गठन की, और जो कि 9
दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कितनी समितियों का गठन किया था, तो टोटल 22 समितियों का गठन किया था संविधान सभा ने संविधान सभा को बनाने के, ठीक है, संविधान सभा को बनाने के लिए 22 समितियों का गठन हुआ था, जिनमें से जो 10 समितियां थी, यहाँ पर भी डिफरेंट हो गए थे, 10 समितियां थी वह प्रक्रियात्मक मामलों में शामिल थी, और जो जितनी 12 रह गई वो मूल मामलों में शामिल थी। मूल मामलों को देख रही थी 12 और जो प्रक्रियात्मक मामलों को देख रही थी वो 10 थी, ठीक है। ये हो गए यहाँ से क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और बनता है, संविधान सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है अपना लिया था। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया था। याद कर लीजिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया था भारतीय संविधान सभा ने, ठीक है। यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं एक ही वीडियो में, एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष को पहचानिए, तो उपाध्यक्ष 2 रहे हैं, दोनों के नाम आप याद कर लीजिए, मुखर्जी और कृष्णामाचारी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद रहे हैं। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। अगर पूछ लिया जाए स्थायी अध्यक्ष कौन रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सलाहकार की बात कर ली जाए कि सलाहकार कौन रहे, संविधान सभा के सलाहकार कौन रहे हैं, BN राव, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और किसने सिफारिश की थी, कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी, इसलिए इसका गठन हुआ था। और इसमें कितनी समितियां शामिल थी, 22 समितियां जो है शामिल की गई। उनमें से 10 समितियां थी जो वो प्रक्रियात्मक मामलों को जो संभाल रही थी, और 12 समितियां थी वो मूल मामलों को संभाल रही थी, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया था। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1946 को भारतीय संविधान को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें हम, मध्य अटलांटिक कटक किसका उदाहरण है? तो जो मध्य अटलांटिक कटक है वह किसका उदाहरण है? इनमें से आंसर हमारा रहेगा ए, अपसारी सीमांत का। किसका? अपसारी सीमांत का ये है उदाहरण है, ठीक है, अपसारी सीमांत का। आगे चलते हैं। कयाल निम्नलिखित में से भारत के किस तट की एक विशेषता है? तो कयाल जो है भारत के किस एक तट की विशेषता है इनमें से? तो आंसर हमारा रहेगा मालाबार। क्या रहेगा? मालाबार। मालाबार इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्पा एक स्थानांतरित खेती है। मिल्पा कैसी खेती है? एक स्थानांतरित खेती है। और ये कहाँ पर है? मिल्पा जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिको में। कहाँ पर है? मैक्सिको में मिल्पा एक स्थानांतरित खेती है जिसका नाम है मिल्पा स्थानांतरित खेती का, और ये मैक्सिको में पाई जाती है, ठीक है, मध्य अमेरिका में। जब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थित होती है तब उत्पादन संभावना वक्र होगा। तो जब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होती, कैसी सीमांत दर कैसी होती है? स्थिर होती है, तब उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा? तो हमारा जो है नीचे की ओर ढलवा सीधी रेखा रहेगी, ठीक है, स्थिर होएगी तो सीधी रेखा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेली क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन रहते हैं। किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए फटाफट से। भारतीय संविधान ने सेकुलरवाद में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में सेकुलरवाद में शामिल इनमें से क्या नहीं है? तो राज्य और धर्म का पार्थक्य, पार्थक्य मतलब अलग करना, राज्य और धर्म को अलग कर देना, ये इसका शामिल नहीं है, ठीक है। पार्थक्य नहीं होता, एकीकरण होता है।
राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कल्याणकारी तटस्थता का सिद्धांत है, बिल्कुल ठीक है। उसूली फासले का सिद्धांत है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये है हमारा परिवर्तन, ये है हमारी वाई आई को दर्शाती है, एस बचत को दर्शाती है। तो इनमें से क्या हमारा आंसर रहेगा? तो इनमें से आंसर रहेगा 98 का सी, ये हमारा आंसर रहेगा। एस परिवर्तन और उसके साथ बचत, परिवर्तन और बचत, और डिवाइड में हमारा परिवर्तन और आय, परिवर्तन और बचत, परिवर्तन और आय। बचत हमारा ऊपर रहेगा, आय हमारा नीचे रहेगा, यानी ये हमारा होगा ये ऐसे, ठीक है। ये हमारी क्या है? वाई रिप्रेजेंट कर रही है आय को, और ये जो ट्राइंगल है ये परिवर्तन को दर्शा रही है, परिवर्तन दोनों में रहेगा। और ये जो है हमारा ऐसे ही बचत को दर्शाता है। तो टोटल जो आय होती है उसमें से बचत हमारा ऊपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है? किस नदी ने माजुली द्वीप स्थित है? तो कौन सी ऐसी नदी है जहाँ पर माजुली द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र एक नदी है जहाँ जो माजुली द्वीप स्थित है। ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी में यह स्थित है माजुली द्वीप। और जो ये माजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, याद रखना। कैसा? नदी द्वीप, नदी के अंदर द्वीप बना हुआ है माजुली द्वीप, जो कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र असम के ब्रह्मपुत्र में है, ठीक है। और माजुली द्वीप इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 100 ये है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र आपको पता है हमारी अर्थ ऐसे है, ये हमारी इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है। यहाँ से ऊपर की उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय इस तरह ये हमारे बने होते हैं। तो यहाँ पर आएगा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है ये हमारा विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा दो नामों से जानते हैं, इसके अक्षेत्र के आसपास स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुप्त मंदिर जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा द्वीप है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो देखो यहाँ से हमारे दो आंसर बनते हैं। अगर आप दोनों में से इस तरह से क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई भी आंसर आप टिक करते हैं तो आपका ठीक रहेगा। तो यहाँ गुप्त जो मंदिर है मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, पूछा है, नहीं है, ठीक है। जो है वो तो आपको याद होंगे, अगर आपको याद होंगे तो इजीली आप इसको आंसर को सोल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर जो है तिगवा का विष्णु मंदिर भी हमारा कहाँ पर है? ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हमारा मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर, याद कर लीजिए। एक दो मंदिर हैं ये इंपॉर्टेंट। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये जो है हमारा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका ये हमारा आंसर रहेगा सी, और इसका आंसर हमारा डी भी रहेगा। भीतर गांव मंदिर भी हमारा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ठीक है, जो ये है हमारे कहाँ पर है? देवगढ़ जो मंदिर है ये हमारा कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर, प्राचीन झांसी में, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में झांसी में है, ठीक है, प्राचीन झांसी में, ललितपुर में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। मंदिर जो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यह भगवान विष्णु को समर्पित है और गुप्त काल के अंत में इसको बनाया गया। और भीतरगांव मंदिर ये कहाँ पर है? भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के, ये भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के, कहाँ? कानपुर जिले के भीतरगांव में है, ठीक है। कानपुर एक जिला है, कानपुर जिले के भीतरगांव, ये एक गांव का नाम है, भीतरगांव में है। भीतरगांव मंदिर है, इस गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भीतरगांव में। इंपॉर्टेंट बहुत है, आप यहाँ से याद कर लें। अगर क्वेश्चन किसी और तरह से घुमा दिया जाए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली आप उसको आंसर को पता लगा लोगे। ये हमारा हुआ
सी और डी आंसर। ठीक है, आप इनमें से दोनों में से कोई भी टिक करके आओगे तो आपका आंसर ठीक रहेगा। 102 क्वेश्चन, जब एक वस्तु की जो कीमत है 20 रुपये प्रति इकाई से घटाकर 15 प्रति इकाई हो जाती है तो उसकी मांग में 25% की वृद्धि होती है। तो मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो मांग की कीमत लोच कितनी होगी? इसका आंसर रहेगा हमारा बी, 1। 25%, 25%, तो ये हमारा 1 रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या हड़प्पावासी टीन प्राप्त करते थे? हड़प्पावासी टीन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। निम्नलिखित में से क्या अनन्य रूप से संगात्मक लक्षण नहीं है? इनमें से अनन्य रूप से संगात्मक लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका भी आंसर हमारा 2 रहेंगे, बी और सी। ठीक है, बी और सी ये दोनों नहीं के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने सर्व कर दान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन की नीति किस शासक के साथ अपनाई? तो किस शासक के साथ अपनाई? तो कामरूप इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? कामरूप इसका आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है। तो व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है सविचार प्रतिदृश्य में। कहाँ? सविचार प्रतिदृश्य में। लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी क्वेश्चन हम बचे हुए कल करेंगे। सुमिलित कीजिए नवपाषाण स्थल और मुख्य विशेषता। तो नवपाषाण स्थल हैं ये हमारे, ये वाले, और ये मुख्य विशेषता है यहाँ की। तो बुर्ज होम है जो, ये क्या है? बुर्ज होम में क्या था? गृहवास। और महाग्रा में क्या है? महाग्रा में चावल की खेती। और उतनूर में क्या था? राख के टीले। उतनूर में क्या था? राख के टीले। और मेहरगढ़ में क्या था? प्रारंभिक नवपाषाणिक स्थल। प्रारंभिक नवपाषाणिक स्थल इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आप याद कर लीजिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। बुर्ज होम जो है ये यहाँ पर गृहवास, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, गृहवास कहाँ पर, कौन से स्थल पर मिले हैं? नवपाषाणिक स्थल पर, तो बुर्ज होम में। और यहाँ पर चावल की खेती कहाँ पर मिली है? तो ये है महाग्रा। और राख के टीले कहाँ पर? ये उतनूर में। और प्रारंभिक नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। डिटेल में किए इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो आज मैं सोच रही थी 30 क्वेश्चन करवाने की, बट कोई नहीं, कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और हमेशा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करके जाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।